अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 2027 के बारे में। 2026 का प्रीलिम्स आपका ओवर हो चुका है। बहुत बच्चे मेंस क्वालिफाई, आपका प्रीलिम्स जो है, सॉरी मेंस नहीं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे, मेंस लिख रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार होपफुल थे बट नहीं हो पाए। ये वीडियो आज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं और जिनका 2026 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल और इस बार जिस तरीके का पेपर आया था तो उससे पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि यूपीएससी इज़ योर अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप टॉपर्स को भी देखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं क्लियर करता, कोई रेयरली ऐसा होता है और उस फर्स्ट अटेम्प्ट के पीछे भी 5-6 साल की तैयारी होती है। तो डिसहार्टन नहीं होना है और बहुत ज़्यादा अब रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब बार बार वो चीज़ें सोचोगे, रह गया, कहाँ गलती हुई, कहाँ नहीं हुई, तो आप फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आप नहीं कर पाओगे कि आपने आगे क्या करना है। आप इसी चीज में उलझ करके रह जाओगे। हमेशा आगे की तरफ देखो। यूपीएससी में आंसर लिखते हैं तब भी हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं ना, वे बैकवर्ड नहीं लिखते। तो हमें पीछे का नहीं देखना है कि गलतियां कहाँ हुई थी, क्यों नहीं हुआ, पेपर डिफिकल्ट आया था, मुझसे ये गलती हो गई, नहीं। बस अब जो अगला स्टेप आपका है वो आपने क्या करना है, खुद को ध्यान में रखना है, खुद की गलतियों को पहचानना है। क्या आपने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो गलतियां कहाँ रही? क्या आपने एक सही स्ट्रेटेजी अपनाई थी? आपने पेपर सॉल्व करते टाइम कैसे क्या किया था? आपका माइंड सेट कैसा था? तो आपने एक दिन बैठ करके उन सब चीज़ों को एनालाइज करना है, उस दिन सारे थॉट ले आने, ठीक है? और उसके बाद जो जो आपने गलतियां की, यू हैव टू नोट डाउन ऑन द पेज। एक पेज पर लिखनी है और सबको क्रॉस करना है कि 2027 में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़ी गलती की जो स्टूडेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर यूपीएससी जर्नी के बारे में मैं कहूं तो ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपकी, वो है आपका प्री, देन मेंस, देन योर इंटरव्यू। अब यहां पर क्या करते हैं बच्चे कि उन्हें लगता है कि मेरा प्री जो है इज द फर्स्ट स्टेज, मेरा ये स्टेज क्वालिफाई होगा तभी मैं मेंस लिख सकता हूं, ठीक है? अदरवाइज मैं मेंस नहीं लिख सकता। बट एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो कहती है, उसका भी मैं बताती हूँ आपको कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या कहती है। पहले मैं बच्चों का माइंडसेट बताती हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं कि मुझे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मुझे सब चीजें करनी है। यहां पर एक चीज देखते हैं हम, यहां आपका वही हिस्ट्री, इसके अंदर एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर पॉलिटी, देन योर जियो, देन योर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, ये सब आता है, ठीक है, सारी चीजें, एंड मेनी मोर थिंग्स आते हैं। मेंस में एडिशनल ये सारी चीजें तो आपकी रहती ही रहती है। इसके साथ आपका एथिक्स प्लस एसे एंड ऑप्शनल ये जुड़ जाते हैं। तो यहां पर अब एक चीज देखो, 250 मार्क्स ये, 250 मार्क्स ऐसे एंड 500 मार्क्स ऑप्शनल। तो आपके 1750 मार्क्स में से जो आपका मेंस टोटल 1750 मार्क्स का आपका हो रहा है, उसमें से 1000 मार्क्स आपके ये 3 चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है और मैक्सिमम कर रहा है आपका ऑप्शनल। और जो 750 मार्क्स बचे हैं आपके, वो हुआ जीएस, ये 750, GS 1, GS 2 एंड देन योर
GS3। मतलब 3 सब्जेक्ट मिलाकर के 750 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वहीं पर जो सिर्फ मेंस में आने हैं 3 सब्जेक्ट, दैट इज एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, वो 1000 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो मेंस और इंटरव्यू है, ये आपके मार्क्स भी यहां पर काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है और इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। यहाँ ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है कि आपको उस यूपीएससी जर्नी की जो पहली सीढ़ी है उसके पार करना है, बस। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो अपना जी जान लगा देते हैं प्रीलिम्स के लिए, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, मेंस के लिए बचे कितने महीने, सिर्फ 2 महीने। क्या कर लोगे 2 महीने के अंदर? हो जाएंगे ये 3 सब्जेक्ट पूरे? नहीं होंगे, किसी हाल में नहीं होंगे। और फिर मेंस में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, एंड देन सबसे बड़ा थॉट, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने दिन रात मेहनत की थी, बट मैं फेल हो गया। आप फेल हुए बिकॉज यू चूज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, आपने गलत स्ट्रेटेजी चुनी, इसलिए आप फेल हुए। तो सही स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, एक सही स्ट्रेटेजी कहती है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी मेंस रेडी बिफोर योर प्रीलिम्स। मेंस रेडी रहो प्रीलिम्स से पहले। मतलब आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्वालिफाई हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट में हो, चाहे थर्ड अटेम्प्ट में हो, उसके बाद आपका मेंस नहीं रुकना चाहिए। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होते ही यू आर दैट मच कैपेबल कि अब कुछ हो जाए, कोई कितना जोर लगा ले, मैं मेंस में फेल नहीं होऊंगा। आपकी मेंस की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहां बढ़िया मार्क्स स्कोर कर लिए ना, यहां इन 1750 में से आपने बहुत अच्छा अगर स्कोर कर लिया, तो इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी आए तो भी बैलेंस बन जाएगा, तो भी आप लिस्ट में आ जाएंगे। और बच्चे क्या गलती करते हैं, जिसके मार्क्स ही नहीं जुड़ने उसके ऊपर फोकस लगाते रहते हैं। अब आप ये देखो ना, आपने एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल पढ़ना है, साथ के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब आपका आना है मेंस में। तो उस सब के लिए आप मेंस के लिए पढ़ तो रहे हैं, आप होलिस्टिकली उसकी तैयारी कर तो रहे हैं, कंसेप्चुअली तैयारी कर रहे हैं आप उसकी। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा वे बदलना है, तो उसके उस सब का एक रिवीजन, एक कंसाइज शॉट लाने के लिए आपको 3 से 4 महीने काफी है, प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी है। तो अब आपके पास कौन सा महीना चल रहा है? जून एंड हो रहा है, जुलाई से मैं लेकर के चलती हूँ। तो यहां आप देखो मेंस के अंदर, अब पहले हम देखते हैं यहां जुलाई से लेकर के नेक्स्ट मई तक, अराउंड 10 to 11 मंथ्स आपके पास है, 10 से 11 महीने आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहां पर अब आपने क्या करना है, मैं कहूंगी, अगर जस्ट इमेजिन कि आपके पास 11 मंथ्स बाकी है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, 7 मंथ हियर एंड 3 मंथ, ये 7 महीने मेंस को दीजिए, ठीक है। बाकी 3 महीने अपने आप दीजिए प्रीलिम्स को, जहां पे आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तब आप मेंस को हाथ नहीं लगाएंगे। यहां मेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, यहां आपने सारा मेंस पे ध्यान देना है। और यहां पर ऑप्शनल 500 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपका। एथिक्स, ऐसे एथिक्स बहुत इजी है। अब आप कहेंगे कि एथिक्स में बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर नहीं आते और आप कह रहे हो इजी हो, एक्चुअली सिलेबस कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक उसमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, वो चीज होनी चाहिए। और ऐसे एथिक्स और ऐसे दोनों की सेम तैयारी है। एथिक्स अच्छा तैयार हो गया तो ऐसे तो आप लिख ही लोगे, उसके लिए एडिटोरियल वगैरह पढ़ लो, ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिकली आपने तैयारी नहीं करनी है। तो यहां अब खेल आ जाता है सारा ऑप्शनल का। ऑप्शनल मोस्टली आपका 5 से 6 महीने में तैयार हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब यहां करना क्या है, तो अब जैसे मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाती हूँ तो आई विल टॉक ओनली अबाउट द एग्रीकल्चर ऑप्शनल। ये मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट। और अगर आप अब भी मेरी बात नहीं मानते और अब भी आप प्रीलिम्स पर जाएंगे
अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उठाएंगे, देन आपसे बड़ा फूल कोई नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज अ फुलिश स्ट्रेटेजी व्हेन यू विल प्रोसीड विद लाइक दैट। सो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल की। तो हम भी बिल्कुल जीरो से बात करते हैं। मैं ये लेकर के चलती हूँ कि आपको ऑप्शनल के बारे में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है। तो देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है, सबसे पहले इसके हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत ज्यादा स्टैटिक है ये, और साइंटिफिक सब्जेक्ट है आपका। तो यहां पर अब जो सिलेबस में दिया है जो चीज है, दैट इज ट्रू। ट्रू इन द सेंस, अगर आपके पास में एलुवियल सॉइल दी हुई है तो एलुवियल सॉइल के फीचर्स वो उसी के रहेंगे, दे विल नॉट चेंज, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए। एसिडिक सॉइल की जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी, उसके फीचर्स वही रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना है। यहां पर एक चीज शॉर्ट सॉर्ट होती है कि या तो वो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो एग्जामिनर के पास भी यहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं मार्क्स काटने के। जैसे अब कोई मैंने आंसर लिखा जो मेरे थॉट प्रोसेस पर डेवलप है, जैसे PSIR हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, नॉट सोशियोलॉजी, फिलॉसफी वगैरह हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी, एग्जामिनर जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा है उसकी आइडियोलॉजी से मैच होनी चाहिए, तब तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिले। बट यहाँ पे स्टैटिक एसेंशियल एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया तो 17 होते हैं, तो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस कुछ नहीं करेगा, उसको भी 17 ही चाहिए, आपने भी आंसर में 17 ही लिखे हैं। तो यहां पर ये बेनिफिट होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, यहां मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक है, करंट अफेयर का कोई लेना देना ही नहीं है। आज प्रिपेयर कर दिया, कल के लिए तैयार होके रह गया, बार बार करंट अफेयर से अपडेट नहीं करना पड़ेगा। आज तैयार, अगले साल से अगले साल तक का भी तैयार, तो कुछ उसमें नहीं करना है। अब यहां पर बात आती है कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो यहां आपको आंसर लिखने के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी मिल जाती है। अगर अपने आप आंसर्स को डेफिनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल से फोर्टिफाई करते हैं, ये 3 चीज हर एक आंसर में लगा दो, तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स एग्जामिनर देता है। आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस ही कम हो जाते हैं, उसके पास स्कोप ही नहीं रहता है कि वो मार्क्स कहां काटे। यहाँ वेगनेस का नहीं है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस किया है वही यहाँ लिखना है। आपने वो थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप करना है कि कैसे मैं आंसर लिखूंगा, ये अगर मेरे पास में कोई थ्योरी पूछ ली तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, किसी की आइडियोलॉजी पूछ ली, देन हाउ कैन आई राइट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज है वो है, जो फैक्ट है वो है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड डायग्राम, दे आर मस्ट, इनको नहीं छोड़ना है। और साथ के साथ इंक्लूजन ऑफ द साइंटिफिक वर्ड एक हम लिखते हैं बहुत इजीएस्ट वे के अंदर, है ना। जैसे एसिडिक सॉइल के ऊपर डेफिनेशन आई तो बच्चे लिख देते हैं कि एसिडिक सॉइल आर दोज सॉइल हुज pH आर बिलो 7, तो ये एक जेनरिक डेफिनेशन होगी। अब आप ऑप्शन लिख रहे हैं तो एसिडिक सॉइल आर दोज सॉइल हुज pH इज लेस देन 7 एंड डोमिनेटेड बाय आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड along with hydronium ions, not H+ ions। तो यहां पर ये आ गया आपकी डेफिनेशन, आपने बता दी कि एसिडिक सॉइल pH 7 से कम है, साथ के साथ इनके अंदर इनकी डोमिनेंस रहती है, तो आपने एक सेंटेंस में सारा बता दिया, तो क्लियर हो गया एग्जामिनर को कि बच्चे को आता है। साथ के साथ अगर आपने इसका डायग्राम बनाना है तो क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से एक सॉइल, एसिडिक सॉइल का ऐसे सर्कल सा बना दिया, H+ आयन, FeAl, इस तरीके से आपने मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, तो डोमिनेंस दिखा दी, तो एग्जामिनर को पता लग गया कि ये सॉइल सॉल्यूशन है, और यहां पे लिख दिया सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका बैकग्राउंड साइंस है, बायो रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो इट्स अ मस्ट, बॉटनी जूलॉजी से ज्यादा बेटर है आपका, क्योंकि इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, शॉर्ट सिलेबस है, आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ भी लोगे चीजों को।
और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना है या ले चुके हैं बट साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर गाइडेंस अच्छी और आपका इंटरेस्ट है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू क्रैक। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत आसान है, बस कुछ साइंटिफिक चीजें सीखनी है एंड यू आर गुड टू गो विद एग्रीकल्चर ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं, इसके अंदर आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 रहता है, ठीक है। अब ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों आपके जो है 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पैटर्न की बात कर लेते हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। पेपर जो है आपका पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर वही आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर के अंदर 8 क्वेश्चंस होते हैं। अब पार्ट ए में 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, पार्ट बी में 5 6 7 8, ये क्वेश्चंस आपके रहते हैं, सिमिलर फॉर द पेपर 2 एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्ट ए है 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चॉइस होती है, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप खुश हो गए होंगे कि चलो 8 में से 5 करने, 3 छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कंडीशंस होती है। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंपल्सरी, पहला और पांचवा जो है आपका कंपल्सरी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और इसके अंदर इनके 5 सब पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी ई, दोनों ही क्वेश्चंस के, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ही हो गए। अब बचे आपने 3 क्वेश्चन करने, 6 में से 3 क्वेश्चन करने। अब इसमें भी कंडीशन है, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन, दोनों में से एक तो करना ही करना है। तो या तो 2 क्वेश्चन आप यहां से करो, एक यहां से करो, या फिर एक यहां से करो, 2 यहां से करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहां पर इनके 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। अब इस ए बी सी में से सिमिलर फॉर ऑल द क्वेश्चंस जितने भी रेस्ट बचे हुए हैं, अब इस ए बी और सी में से क्या होता है, 2 क्वेश्चन आपके 20-20 के रहते हैं, लाइक ए 20 का है, बी 20 का है एंड सी 10 का है। तो 50 मार्क्स, 2 20-20 मार्क्स के होते हैं, एक आपका 10 मार्क्स का होता है। तो ये है पैटर्न आपका। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस का। देखो पेपर 1 जो है थोड़ा जेनरिक है, जनरल एग्रीकल्चर है आपका, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इकोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेट करेगा, पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट में पढ़ता है वही हमें यहाँ पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है एनवायरमेंट, ठीक है। पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हमें देखनी है। पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर का एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रीड हेयर। नाउ हेयर कम्स इकोलॉजी हो गया। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है दैट इज एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, कि कैसे आप क्रॉप को ग्रो करते हैं, कैसे कल्टीवेशन करेंगे, व्हाट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट हियर, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑल विल कम हियर, इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज योर वीड साइंस, कि क्रॉप्स के अंदर वीड्स कैसे ग्रो होती है, उनके लिए क्या हर्बिसाइड आप यूज करोगे, हर्बिसाइड रिटेंशन क्या होती है, ठीक है, हर्बिसाइड इंटॉलरेंस क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ओवरकम करेंगे, तो वो सब आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया आपका यहाँ पे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आपको क्रॉप के साथ साथ फॉरेस्ट्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे, ऑल दीज थिंग्स विल कम हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी वो है सॉइल साइंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉस्फोरस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इसके अंदर, ठीक है। फिर मतलब जितना भी सॉइल रिलेटेड है, सॉइल साइंस सारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या होता है,
वाटर के अंदर फिर आपका आ जाएगा इरिगेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, पॉल्यूटेड वाटर से इरिगेट करेंगे तो क्या इश्यूज हो जाएगा, हाउ यू विल कंजर्व योर सॉइल, हाउ यू विल कंजर्व योर वाटर रिसोर्सेज, ऑल दीज थिंग्स कम हेयर. आफ्टर दैट देयर इज अ यूनिट दैट इज एग्री फार्म मैनेजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो इकोनॉमिक्स. दोनों ही आ जाते हैं इसमें कि इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या है, कैसे हम इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करके आउटपुट कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फार्म प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी. मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे पा सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल कम हेयर. एंड द लास्ट यूनिट इज एग्री एक्सटेंशन. जितनी भी एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, जितने साइंटिस्ट जो हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो कैसे फार्मर्स तक पहुंचाया जा सकता है. ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ आ जाएंगी. उसके बाद है आपका पेपर 2. अब यहाँ पर क्या है आपका पेपर 2 के अंदर, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, यहाँ पे थोड़े से बायोलॉजिकल कंसेप्ट ज़्यादा आ जाते हैं. तो यहाँ जो पहली यूनिट है वो है आपकी सेल बायोलॉजी, जिसमें आपने सेल के बारे में पढ़ना है कि आपकी सेल होती क्या है, उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या हैं, बस ये सब पढ़ना है. उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ सेल और सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस एंड माइटोसिस. देन प्लांट जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, यू हैव टू रीड देयर. उसके बाद आ जाता है आपका प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम प्लांट को ब्रीड कैसे कराते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, हम नई वेराइटीज़ कैसे डेवलप करेंगे, हम हाइब्रिड वेराइटी कैसे डेवलप करेंगे, तो वही सब इसमें आ जाएगा आपका. तो प्लांट ब्रीडिंग, हम ड्रॉट रेजिस्टेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, हाई यील्ड, इन सब के लिए प्लांट को ब्रीडिंग करते हैं. और उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तो दैट विल कम हियर. इसके बाद है सीड टेक्नोलॉजी. सीड प्रोड्यूस कैसे होती है, उसको सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, सीड की टेस्टिंग क्या कैसे होती है, और हमारा जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं कौन कौन सी है, और हमारा 1966 का सीड सर्टिफिकेशन एक्ट, ये हो गया आपका. तो ये सब इस यूनिट में आएगा. उसके बाद है आपका प्लांट फिजियोलॉजी. इसमें प्लांट की फंक्शनिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल कम हियर. रेस्पिरेशन कैसे होगा. आफ्टर दैट प्लांट एंटोमोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट को कैसे डिजीज हो जाती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीट कैसे करोगे. और यहाँ पर इसके बाद जो यूनिट है एंटमो के बाद, दैट इज हॉर्टिकल्चर. प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड योर फ्लावर, उनके पीछे प्रैक्टिसेस क्या है, हाउ यू विल इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड ऑल दीज थिंग्स कम. और इसके बाद जो लास्ट यूनिट है दैट इज योर फूड सिक्योरिटी. न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या कहता है, तो बस वही सब इसके अंदर है. तो ये तो हो गया आपका सिलेबस यूनिट. अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें एग्रीकल्चर ऑप्शन की. तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो एग्रीकल्चर ऑप्शन अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. ठीक है, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैं कहूँगी 11th और 12th की बायो की बुक उठा लो सबसे पहले. ठीक है, 11th एंड 12th बायोलॉजी, यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करो. ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ्लावरिंग प्लांट जो है वो पढ़िए आप 12th के अंदर, 11th में. फिर उसके बाद 12th क्लास के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है वो कीजिए. मतलब एक बेसिक आपको आइडिया हो जाए प्लांट्स के बारे में. सारे चैप्टर नहीं करने हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह ये सब पढ़ लीजिए, कैसे क्या होता है रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, ये पढ़िए. उसके बाद आप एग्रीकल्चर पे आइए. अब बहुत लोगों से आपने सुना होगा अरुण कात्यायन वगैरह, ये पढ़ लो बेसिक क्लियर हो जाएगा, बट आई थिंक कि वो बुक नहीं है बेसिक्स के लिए. वो उन बच्चों के लिए है जिनको पहले से ही एडवांस पता होता है. ठीक है, बहुत स्टैटिक है, फैक्चुअल नॉलेज है उसमें. आई डोंट लाइक दैट बुक पर्सनली.
वो रिवीजन के लिए ठीक है, वो भी बहुत कम। तो अब आपने करना क्या है, जब आप 11th-12th की बायो या थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्लांट वगैरह के बारे में पता लग जाए, अब क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर एक बुक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। सबसे पहले सिलेबस उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, 2 दिन पूरे लगाओ सिलेबस और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने में, एक एक चीज को ढंग से देखना है कि आप कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, सारी चीजों को देखो और ये थीम्स फाइंड करो कि यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है, कौन सी यूनिट से ज्यादा। आपने समझना नहीं है पीवाईक्यू उसमें, बस आपने पढ़ना है, जैसे एक किताब पढ़ रहे हो, मैच करना है, रिपीटेशन कितना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आप बुक पढ़ो तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो चीजें हो जो आपने वहां देखी है। तो सबसे पहली मस्ट है बिफोर दिस 11th एंड 12th बायो, पीवाईक्यू प्लस सिलेबस। चाहे इसके अंदर ना मैं कहूंगी चाहे इसमें 1 हफ्ता लगा दो, इन्वेस्ट कर लो, बट ये जरूर कर लो, इसको स्किप करके सीधा यहां मत आओ। तो ये बुक पढ़ो सबसे पहले, आपके एग्री के, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर 0 हो तो यहां से आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगी। मतलब इस बुक को एक नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर हैड एंड आई रियली लव दिस बुक। ठीक है, आपका पेपर 1 का 80% सिलेबस यहाँ से हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन, फार्म मैनेजमेंट बचेगी, वो अगर आपने इसको समझ लिया ना ढंग से, फिर वो समझने के लिए उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत ईजी है वो। तो ये करो, ठीक है, ये पेपर 1 आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है आपने, अब आप क्या करेंगे, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप हियर। अब आपने करना है पेपर 2 पे आना है। अब पेपर 2 के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था 11th एंड 12th की बायो। वो जब आप पढ़ लेंगे तो इसमें 12th में एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी, वो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और सेल का एक चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ो। तो ये सब चैप्टर करने से आप देखेंगे कि आपका बहुत मतलब चीज़ें आपको समझ में आने लगी। फिर आप ले सकते हैं सेल बायो और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, अलग अलग बुक है वैसे, सेल बायो, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके लिए फुंदन सिंह ले लो, इसके लिए बीडी सिंह एंड इसके लिए भी बीडी सिंह। और आपका हॉर्टिकल्चर, क्योंकि यहाँ पे ना पता है ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स और ये अलग अलग बुक्स हैं ये टॉपिक, तो इन सब के लिए एक कोई स्पेशल बुक नहीं है, आपको अलग अलग इनको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का है उसके लिए कंसाइज बुक है, क्योंकि वो एक ही टॉपिक के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बट ये सब डिफरेंट है, तो आपको अलग अलग बुक से रेफर करना पड़ेगा। और अब ये जो बुक्स है बहुत लेंदी है, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। ठीक है, बट इफ़ यू वांट कि सेल्फ स्टडी ही करनी है, देन आई विल सजेस्ट कि आप ये बुक पढ़िए। हॉर्टिकल्चर के लिए एन कुमार जो है वो ले सकते हैं आप। फूड सिक्योरिटी, नो रिक्वायरमेंट, एंटोमोलॉजी के नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने रिसोर्सेज। अब आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा सा कोर्स मिल जाए, और पहले मैं कोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जब आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो नोट्स पहली रीडिंग में मत बनाना, ना दूसरी में बनाना। जब तीसरी रीडिंग में आपको चीज़ें समझ में आ जाए, एट दैट टाइम स्टार्ट मेकिंग नोट्स, तब आप अपने नोट्स बनाना शुरू करना, ताकि आप दूसरी किताब ना लिखें। क्योंकि आप उसी स्टेज पर अगर नोट्स बनाने लग गए ना फर्स्ट में ही, तो आप दूसरी किताब लिख दोगे, वो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, नोट्स हो जाए, जब आप नोट्स बनाने लगो, तब आप एक उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, तब आप आंसर्स लिख सकते हो। फिर आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, डेली के 2-3 आंसर लिखो, खुद से लिखो बैठ करके, और खुद इन आंसर्स को रिव्यू करो। तो इस आंसर राइटिंग के ऊपर और रिव्यू के ऊपर हम एक दूसरी वीडियो लेंगे। तो बेसिकली आई हैव टोल्ड यू दिस। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। अब बहुत बच्चे होते हैं कि उन्हें नहीं पता है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, नहीं समझ में आता है कहाँ से क्या करे। तो देखो, वन थिंग आई वॉन्ट टू से, और मैं ये बहुत प्राउडली और बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मार्केट में स्टडी आईक्यू
से बेटर एग्रीकल्चर कोर्स कहीं नहीं है। कुछ एक मार्केट प्लेयर्स हैं जिनके पास मैं कहूँगी, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको ऑफर कर रहे हैं, बट स्टिल जो फैकल्टी है दे आर नॉट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, उनके पास इवन ऑप्शनल भी नहीं था एग्रीकल्चर, बट यही है कहीं ना कहीं से देख दाख के खुद से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जगह से पढ़ना है, बेटर है वहाँ पढ़ो जहाँ पर आपको एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस मिले। एंड हेयर एट स्टडी IQ आई विल टीच यू द एग्रीकल्चर ऑप्शन। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपने बारे में कुछ कह रही हूँ, इट्स ऑल योर चॉइस, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्रेफर हु इज हैविंग मोर नॉलेज, जो उस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि जो उस बैकग्राउंड से है ना वो आपको ज़्यादा बेटर टीच कर सकता है। मेरी ग्रेजुएशन जो है, मेरी जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, अगेन एग्रीकल्चर बायोटेक के अंदर है मेरी जो मास्टर्स है। देन ARS भी नेट क्वालिफाइड, मेरी जो रिसर्च थीसिस थी ICR की बेस्ट 10 थीसिस के अंदर सेलेक्ट की गई थी, ठीक है। एज अ टीचिंग असिस्टेंट मैंने चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी पढ़ाया है। उसके बाद अब आप कहेंगे मैम को UPSC की नॉलेज फिर कहाँ है, मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया है 2021 में विद एग्रीकल्चर ऑप्शनल, और एग्रीकल्चर ऑप्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर ऑप्शन। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन था, मास्टर्स था, बट उन्होंने कभी UPSC का एग्ज़ाम दिया नहीं है, बट सिंगल मार्केट प्लेयर होने का फ़ायदा थोड़ा सा मिल जाता है, बच्चों को यहाँ नॉलेज भी नहीं है। तो आई प्रॉमिस एंड आई कॉन्फिडेंटली से कि स्टडी IQ से बेटर एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एंड यू विल ट्राई, आप ट्राई करके देखिए, आप देखिए, आप डिफरेंस समझ पाएंगे। आपके एग्रीकल्चर की नॉलेज अगर बढ़ ना जाए तो, और अगर आप ये देखना चाहते हो तो आपको सॉइल साइंस यूनिट के जो लेक्चर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है 2027 के लिए हमने लॉन्च कर दिया है, अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ा इशू रहता है बच्चों के लिए आंसर राइटिंग, तो हमने हमारा आंसर राइटिंग का यहाँ पे क्या है कि हमारे रेगुलरली टेस्ट होते हैं, हर फ्राइडे को आपका जितना हमने पढ़ा है उसका टेस्ट है, फिर आपका मंथली जो है 15 दिन में एक टेस्ट आपका ज़रूर होता है, वो सरप्राइज़ तरीके से है कि कहीं से भी जो अभी तक पढ़ा है वहाँ से आ जाएगा, बट फ्राइडे को जो टेस्ट होता है वीक का जो पढ़ा है वही, और ये लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है आपकी। इसके साथ साथ हमारे कोर्स में आपको हर एक चैप्टर के क्यूरेटेड PDF नोट्स मिलेंगे जो कि कम्प्लीटली कलरफुल होंगे, डायग्राम होंगे, उनमें एग्जाम्पल्स होंगे, और जितनी बुक मैंने आपको सजेस्ट किए थे ना वो सबसे मिला करके वो बुक नोट्स जो है बनाए हुए हैं। इससे बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, और आप इन नोट्स के साथ साथ सिर्फ एग्रीकल्चर ऑप्शनल नहीं, आप अदर एग्जाम्स भी लिख सकते हो, स्टेट के एग्जाम्स भी लिख सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के एग्जाम भी लिख सकते हो, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी लिख सकते हो। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आप यहाँ पे एग्जाम टारगेट कर सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है, रेगुलर डाउट सेशन है, लाइव लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, और साथ के साथ रिवीजन शीट्स एंड क्लास नोट्स, मतलब PDF नोट्स तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ रिवीजन शीट्स और क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। और हमारा जो बैच है अभी 15 जून से शुरू हुआ था और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स परचेज करना तो आप, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, और आप मेरी कोड जो है MYLIV कोड ये यूज़ कर सकते हैं। प्राइस 17,999 में आपको ये 40,000 का कोर्स मिल जाएगा अगर आप माई लाइव कोड यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो, ठीक है। माई टीम इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, दे विल हेल्प यू फॉर एनीथिंग। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी PDF नोट्स चाहिए, रेगुलर करंट अफेयर अपडेट चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा नोट्स एंड रेगुलर करंट अफेयर मिल जाएंगे, कैसे आंसर्स लिखने हैं, विल गेट ऑल द नॉलेज है। @Monica_Yadav_एग्रीकल्चर, ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेटर है कि आप एक कोर्स परचेज कर ले खुद इतनी मेहनत करने से, क्योंकि कोर्स में ना आपको एक सही दिशा, सही गाइडेंस मिल जाती है। जब हम खुद से तैयारी करते हैं तो पहले हम भटक जाते हैं, बाद में हम रास्ते पे आते हैं। तो बेटर है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी
देन अ हार्ड वर्क। तो अगर कोर्स लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप काउंसलिंग के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।